गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एंथर कल्चर और पोलन कल्चर। एंथर कल्चर और पोलन कल्चर हम हैप्लॉइड प्लांट बनाने प्राप्त करने के लिए करते हैं। एंथर जो कि एक स्टेमन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, जैसे कि स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। तो एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं आपके। इसमें ये आपका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई गई है। एंथर हैं, एंथर फिलामेंट हैं और एंथर में आपके पोलन सेक्स होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। तो एंथर इज ए पार्ट ऑफ स्टेपमन कंटेनिंग पोलन ग्रेन्स। और व्हाट इज पोलन? पोलन is a fertilizing powder discharged from the flowers anther। अब हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो जो पोलन कल्चर या एंथर कल्चर की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले डब्ल्यू ट्यूले के नाम के साइंटिस्ट ने 1953 के अंतर्गत फर्स्ट ऑब्जर्व दैट मेच्योर पोलन ग्रेन्स ऑफ गिंगो बाइलोबा, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, उसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हैप्लॉइड कैलस प्राप्त करने के लिए ग्रो या उसका इन विट्रो कल्चर किया गया था। उसके बाद में सिप्रा गुहा और सतीश चंद्र माहेश्वरी नामक साइंटिस्ट ने 1964 में हैं वो डटूरा इनोक्सिया दथुरा प्लांट के हैं, वो हैप्लॉइड एंथर कल्चर किया। उसके बाद में आपके 1967 में जेपी बर्गिन एंड जेपी निस्ट ने हैं वो कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांटलैंड्स प्राप्त किए निकोसियाना टेबेकम के एंथर कल्चर से। तो ये आपके एंथर कल्चर या पोलन ग्रेन की हिस्ट्री है, जिसमें सबसे पहले आपके गिंगो बाइलोबा जो कि एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, उसका सबसे पहले एंथर कल्चर किया गया था। उसके बाद में सक्सेसफुल हैं वो एंथर कल्चर हैप्लॉइड प्लांट का, वो डटूरा इनोक्सिया प्लांट्स में किया गया था। सिप्रा गुहा और सतीश चंद्र माहेश्वरी, इन साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले इंडिया में हैप्लॉइड कल्चर किसने किया था। तो सिप्रा गुहा और सतीश चंद्र माहेश्वरी, इन्होंने सबसे पहले इंडिया में हैं वो हैप्लॉइड एंथर कल्चर किया था। एंथर कल्चर, कल्चरिंग ऑफ एंथर obtained from unopened flower bud in the nutrient medium under aseptic condition is called anther culture। Callus tissue or embryos from anther that give rise to haploid plantlets either through organogenesis or embryogenesis। तो एंथर कल्चर क्या होता है कि सबसे पहले अपन एक फ्लावर बर्ड होती है जो कि अनओपन्ड होती है, उससे अपन एंथर्स लेते हैं और उसको सरफेस स्टरलाइज करके उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में एसेप्टिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं कैलस और एम्ब्रियोइड्स। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी एंथर कल्चर। पोलन कल्चर, पोलन जिसको कि माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, पोलन और माइक्रोस्पोर कल्चर इज एन इन विट्रो टेक्निक बाय विच द पोलन ग्रेन्स preferably at the uninucleate stage are squeezed out aseptically from the intact anther and then cultured on nutrient medium। तो माइक्रोस्पोर और पोलन कल्चर में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका इंटैक्ट एंथर है उससे आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकाले जाते हैं यूनिन्यूक्लिएट स्टेज में, और फिर उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में इन विट्रो ग्रो किया जाता है। द माइक्रोस्पोर डेवलप्स into haploid embryos or callus tissue that give rise to haploid plantlets by embryogenesis or organogenesis। जो भी आपका हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स और कैलस टिश्यू बनेगा उससे अपन कंप्लीट हैं आपका हैप्लॉइड प्लांटलेट प्राप्त कर सकते हैं, या तो एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा।
Androgenesis. Androgenesis is the in vitro development of haploid plants originating from totipotent pollen grains through a series of cell division and differentiation. एंड्रोजेनेसिस भी एक इन विट्रो डेवलपमेंट प्रोसेस है हेप्लॉइड प्लांट बनाने की, जिसमें किसी भी एक टोटियोपोटेंट पोलन ग्रेन हैं वो बहुत सारे सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के और डिफ्रेंशिएट होकर के एक कंप्लीट हेप्लॉइड प्लांट बनाता है। एंड्रोजेनेसिस दो प्रकार से होती है, डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। In direct androgenesis, the microspore behaves like a zygote and undergoes change to form embryoid, which ultimately give rise to the plantlet. जो आपका डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है उसमें आपका माइक्रोस्पोर है वो जाइगोट की तरह बिहेव करता है और फिर अपने आप को परिवर्तन करके एम्ब्रियोइड फॉर्म में एक फाइनली प्लांटलेट को क्या देता है, नए पौधे को जन्म देता है। जबकि इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है कि आपका माइक्रोस्पोर है वो बार बार डिवाइड होता है। द माइक्रोस्पोर डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ए केलस टिश्यू विच डिफरेंशिएट इनटू हैप्लॉइड प्लांटलेट्स। इसमें सबसे पहले आपका माइक्रोस्पोर डिवाइड होकर के केलस टिश्यू बनाएगा और फिर वो बाद में डिफरेंशिएट होकर के आपके हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनाता है इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में। अब मेथड ऑफ एंथर कल्चर। एंथर कल्चर करने के लिए सबसे अपन पहले हैं वो अनओपन फ्लावर बड हैं उनको कलेक्ट करते हैं, फिर उनका सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं 70% इथेनॉल में। 70% इथेनॉल कैसे बनाते हैं? 70% तो उसमें होता है आपका प्योर इथेनॉल और 30 ml होता है उसमें डिस्टिल वाटर। टोटल 100 ml अगर अपने को इथेन वो 100 ml अगर अपने को 70% इथेनॉल बनाना है तो उसके लिए अपने को 70% लेना पड़ेगा। 70 ml क्या इथेनॉल प्योर और 30 ml डिस्टिल वाटर, तब वो कहलाएगा 70% इथेनॉल। एंथर एक्साइज्ड फ्रॉम फ्लावर बेड्स एंड केप्ड सेपरेटली। जब अपन सरफेस स्टेरलाइज कर लेते हैं एंथर को, फ्लावर बड को, उसके बाद में उसमें से अपन एंथर को बाहर निकालते हैं और उसको रख देते हैं sorry anthers in first meiotic division is selected by acetocarmine test। जब एंथर्स हैं वो उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसी को अपन सेलेक्ट करते हैं। और अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में है या सेकंड मियोटिक डिवीजन में? तो उसके लिए अपन एसिटोकार्मिन है उसको टेस्ट करते हैं। इनोकुलेटेड इन द मीडियम कंटेनिंग ग्लूटामीन, एल-सेरीन एंड इनोसाइटिल। जब अपन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स में एंथर्स को सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में उनको एमएस मीडियम में अपन जो भी एंथर कल्चर मीडियम होता है उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसमें कि आपका ग्लूटामीन है, एल-सेरीन और इनोसाइटोल होता है। ट्रांसफ़र करने के बाद में अपन उसको इंक्यूबेट कर देते हैं कल्चर चैम्बर में 25 डिग्री सेल्सियस पे 15 दिनों के लिए, जिसमें कि लाइट और आपके डार्क कंडीशन है वो अल्टरनेट चलती रहती है। और 15 दिन के बाद में उसमें एंथर्स एम्ब्रियोइड के रूप में ग्रो कर जाते हैं। फिर एम्ब्रियोइड्स जब निकल जाते हैं तो एम्ब्रियोइड्स को 4 से 5 वीक्स के बाद में उनको अगर 3000 लक्स इल्यूमिनेशन लाइट में रखेंगे 4 से 5 वीक, तो ये एम्ब्रियोइड्स हैं वो आपके प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाएंगे। और ये प्लांटलेट बनने के बाद में अब उनको एक्लेमेटाइजेशन के लिए हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए आपका सबसे पहले कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उससे अपन फ्लावर बड ली है और फिर उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किया है 70% इथेनॉल से या 1% या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से भी अपन उसका सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं। फिर उसको वापस सरफेस स्टरलाइज करने के बाद में अपन उसको प्योर डिस्टिल वाटर हैं उसमें स्टरलाइज करते हैं। फिर अपन उससे एंथर्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं। एंथर एक्सरसाइज करने के बाद में अपन उसको मीडियम पे, जो भी एंथर कल्चर मीडियम होता है उसको उस पर इंक्यूबेटेड कर देते हैं 3 से 4 वीक के लिए। और 3 से 4 वीक के बाद में उसमें कैलस बन जाते हैं, ये आप देखिए डायग्राम में। और कैलस से एक में एम्ब्रियोइड बन रहे हैं और एक में कैलस बन रहा है। तो एक में तो आपका जो डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है उसमें
जाइगोट की तरह आपका बिहेव करेगा और उससे डायरेक्ट प्लांटलेट बन जाएगा, जबकि केलस वाले में आपका पहले ऑर्गेनोजेनेसिस होगी और फिर आपका प्लांटलेट बनेगा और फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो ये होता है आपका एंथर कल्चर। ये देखिए, आप अगर इसको पिक देखोगे तो एंथर कल्चर एंड हैप्लॉइड प्लांट रिजनरेशन, फर्स्ट ए में है वो आपका एंथर है, फिर बी में है वो आफ्टर 6 डेज है, और सी में है जो आपका एम्ब्रियोज इमर्ज हो जाते हैं 30 डेज के बाद में, और फिर आपका डी में देखिए उसमें छोटी छोटी आपके सूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और ई से लेकर के ईज में देखिए आपके कोटिलिडन्स और प्लांटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि जो आपका लास्ट वाला है उसमें देखिए 80 दिन के बाद में, 80 दिन के बाद में आपके हेप्लॉइड प्लांट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेसिंग है कि कितने दिन पे आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, कब आपका सूट डेवलपमेंट होगा, कब आपके कोटिलिडन्स, और कब कंप्लीट हेप्लॉइड प्लांट बनेगा। नाउ द पोलन कल्चर की मेथड। एंथर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर आइसोलेटेड एंड अबाउट 50 anthers are placed in a small sterile beaker containing 20 ml of the liquid basal medium। पोलन कल्चर के लिए अपन जो काम में लेते हैं या तो एमएस मीडियम या वाइट मीडियम या निस मीडियम काम में लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले अपन जो एंथर कलेक्ट किए हैं पोलन बर्ड से, उसमें से पोलन ग्रेन्स को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में अपन उसको स्टेराइल बीकर में रखेंगे, जिसमें कि आपका एमएस मीडियम, वाइट मीडियम या निस मीडियम है। उसके बाद में एंथर्स आर देन प्रेस्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ बीकर विद द स्टेराइल ग्लास रोड टू स्क्वीज आउट। जब अपन उसको उसमें बीकर में डाल दिए तो अपन किसी भी ग्लास रोड या और किसी की सहायता से अपन उसको स्लाइटली एंथर को प्रेस करेंगे, जिससे आपका पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से बाहर आ जाए। उसके बाद में द होमोजिनाइड एंथर्स आर देन फिल्टर थ्रू ए नाइलॉन सीव टू रिमूव दैट द एंथर टिश्यू डेब्रिस। फिर उसके बाद में उसको अपन फिल्टर कर लेंगे, जिसमें से आपके जो एंथर टिश्यू डेब्रिस है वो अलग हो जाएगा और आपका पोलन ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाएगा। The filtrate or pollen suspension is then centrifuged at low speed for 5 minutes. The supernatant containing fine debris is discarded while pellet of the pollen is suspended in fresh liquid medium and washed twice by repeated centrifugation and re-suspended in fresh liquid medium। जब आपने उसको फिल्ट्रेट किया तो फिल्ट्रेट में जो आपका सस्पेंशन आया उसको फिर अगेन आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे 5 मिनट के लिए, तो उसमें जो ऊपर है वो आपका सुपरनेटेंट होगा और नीचे जो आपका बैठ जाएगा पैंदे में डेब्रीज वो आपका पेलेट होगा, और पेलेट को तो अपन डिस्कार्ड कर देंगे, जबकि जो आपका सुपरनेटेंट ऊपर वाला सस्पेंडेड उसको फ्रेश लिक्विड मीडियम को अपन दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करके 2 बार उसको नए फ्रेश लिक्विड मीडियम में ले लेंगे। और उसके बाद में अपन उस दूसरे जो किसी पेट्री डिश में अपन पाइपेट की सहायता से 2.5 ml उस पोलन सस्पेंशन का लेंगे। और पोलन्स आर बेस्ट ग्रोवन लिक्विड मीडियम बट इफ नेसेसरी दे कैन बी ग्रोवन बाय प्लेटिंग वेरी सॉफ्ट अगार मीडियम। जो पोलन्स हैं वो आपके जो लिक्विड मीडियम होता है उसी पे अच्छे ग्रो करते हैं। और जब आप 2.5 ml उसमें पेट्री डिश में ट्रांसफ़र कर दोगे, उसके बाद में उसको इंक्यूबेट करना है आपको 27 से 30 डिग्री सेल्सियस पे और लो इंटेंसिटी ऑफ वाइट कूल लाइट, जिसकी की कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए 500 लक्स से और 16 आवर्स के लिए। तो उसमें जब ये लाइट और ये टेम्परेचर अपन देंगे तो यंग एम्ब्रॉयड्स उसमें डेवलप हो जाएंगे 30 दिन के बाद में, 30 डेज के बाद में। और ये एम्ब्रॉयड्स हैं वो अल्टीमेटली हैं आपके हेप्लॉइड प्लांट्स को जन्म देंगे। ये देखिए इसकी ये मेथड हैं आपके एंथर कल्चर या माइक्रोस्पोर या पोलन कल्चर। एंथर कल्चर में वही आपके पेटिंग एंड प्रोलिफेशन ऑफ एंथर्स, देन प्रोडक्शन ऑफ कल्सन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और इधर जो आपके पोलन कल्चर में एंथर हैं, एंथर से पहले अपन ने पोलन्स को एक्सट्रैक्ट किया,
एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उस पोलन ग्रेन्स को अपन एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंड किया और फिर उनसे अपन ने जो फ्रेश पोलन ग्रेन्स है उनको वॉश आउट करके दूसरे लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र किया। और ट्रांसफ़र करने के बाद में जब अपन ने उसको इंक्यूबेट किया 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 16 दिन के लिए 500 लक्स लाइट पे, तो उसमें 30 डेज बाद में आपके पोलन एम्ब्रियोज या एम्ब्रियो डेवलप हो गए, जिनका आगे चल करके हैप्लॉइड प्लांट्स हैं वो रीजनरेट हो गए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंथर एंड पोलन कल्चर, आपके जो एंथर कल्चर और पोलन कल्चर हैं उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है जीनोटाइप ऑफ डोनर प्लांट, जिस प्लांट से आपने जीनोटाइप लिया है कौन उसका कि आपने कौन से प्लांट का जीनोटाइप लिया है वो उसको इफेक्ट करता है कि द जीनोटाइप ऑफ द डोनर प्लांट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ पोलन प्रोडक्शन। मान लीजिए कि आपने हेल्दी प्लांट है, उससे अगर आपने एंथर लिया है तो आपका जो हैप्लॉइड प्लांट रीजनरेशन है वो भी अच्छा होगा। अगर आपने किसी वीक प्लांट या किसी डिजीज्ड प्लांट से अगर आपने एंथर लिया है एक्सप्लांट के रूप में, तो वो डिजीज प्लांट या जो हैप्लॉइड प्लांट रीजनरेशन है वो भी वीक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल होर्डियम ऑफ ईच जीनोटाइप डिफर्स विथ रेस्पेक्ट टू एंड्रोजेनिक रेस्पॉन्स इन एंथ्रो, जैसे कि होर्डियम वल्गे जो आपका जो होता है उसमें ईच जीनोटाइप डिफर होता है, इसलिए उसमें हर जीनोटाइप का अलग अलग रिजल्ट आता है हैप्लॉइड प्लांट या एंथर कल्चर के अंतर्गत। सेकेंड आता है स्टेज ऑफ द माइक्रोस्पोर, आपने कौन सी स्टेज का लिया है, यूनिन्यूक्लिएट लिया है या बाईन्यूक्लिएट लिया है। तो जो एंथर कल्चर में है मोस्ट जो सुटेबल वो यूनिन्यूक्लिएट स्टेज में अगर अपन एंथर को लेकर के अगर उसका कल्चर करते हैं तो उससे बेस्ट। Anthers are more productive when cultured at uninucleate microspore stage. For example, barley, wheat, rice, etc. Third, that is affect culture medium. For more anther culture, medium requirements vary with genotype and the age of the anther, as well as the condition under which donor plants are grown. Incorporation of inactivated charcoal into the medium has stimulated induction of एंड्रोजेनेसिस। जो भी आप एंथर कल्चर करते हो तो उसमें एक्टिवेटेड चारकोल हैं वो मीडियम में डाला जाता है, जो क्या करता है कि उसको उसमें एंटी ब्राउनिंग और एंटी एजिंग का काम करता है। द आयरन इन द मीडियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडक्शन ऑफ, जो आपका मीडियम काम में ले जाता है उसमें आयरन भी एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में डाला जाता है, जो कि हैप्लॉइड इंडक्शन को प्रमोट करता है। इसके अतिरिक्त जो आपका मीडियम होता है उसमें पोटैटो एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और आल्सो included for the anther and pollen culture. Now the temperature which also affect anther or pollen culture. Temperature enhance the induction frequency of microspore endogenesis. The low temperature treatment to anther or flower bud enhance the haploid. जब भी अपन एंथर और पोलन कल्चर करते हैं तो अपने को लो टेम्परेचर रखना चाहिए, जिससे कि आपका एंथर कल्चर और पोलन कल्चर हैं वो क्या होता है, एनहांस होता है। द लो टेम्परेचर अफेक्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, लोअरिंग ऑफ एब्सिसिक एसिड, मेंटेनेंस ऑफ हाई रेशियो ऑफ वायबल पोलन कैपेबल ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। Now the physiological status of the donor plant also affect anther culture and pollen culture. Physiological status of the donor plant such as the water stress, nitrogen requirement and age of the donor plant highly affect the pollen embryogenesis. Plant starved of nitrogen may give more responsive anthers compared to those that are well fed with nitrogenous fertilizers. Disadvantage of anther or pollen culture requires skill to remove anthers without causing damage. Not much successful in case of cereal crops. Risk of chimera and callus formation from anther wall. So these are the disadvantage of anther culture, क्योंकि इसमें
स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है एंथर्स को रिमूव करने के लिए विदाउट एनी डैमेज के लिए। और कई बार जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें एंथर कल्चर हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जो एंथर्स से हैं वो कैलस फॉर्मेशन हैं वो नहीं होता है। एप्लीकेशन एंथर कल्चर है और पोलन कल्चर है उसका उपयोग क्या है, म्यूटेशन स्टडी के लिए अपन काम में लेते हैं। ब्रीडिंग और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी अपन एंथर कल्चर काम में लेते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन करने के लिए एंथर कल्चर कर सकते हैं, जैसे हायोसाइमस नाइगर हैं, खुरसानी अजवाइन, उसको भी एंथर कल्चर के द्वारा प्राप्त करके अपन एल्केलॉइड प्राप्त किए गए हैं। इसके द्वारा अतिरिक्त हैप्लॉइड्स आर यूज इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हैप्लॉइड टिश्यू ऑफ एरोडोसिस थेलियाना एंड लाइकोपर्सिका एस्कुलेंटम हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ 3 जीन्स फ्रॉम सीरिया कोलाई। जो आपके एरोडोसिस थेलियाना है जो कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर, इन दोनों में है वो जीन्स ट्रांसफ़र करके उनको एक्सप्रेस किया गया है इस सीरिया कोलाई की सहायता से। थैंक यू।